नमस्कार। आज हम कक्षा एकादशी का अध्याय नमक का दारोगा पढ़ेंगे। इससे पूर्व इस अध्याय के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ना आवश्यक है। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1880 में लमही गांव, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, यहाँ हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार कहानी संग्रह इनके सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे जो करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार से इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे जिनमें प्रमुख है कुछ विचार और विविध प्रसंग। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। जिस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूहानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़े। इसमें उनकी हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में
यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचे हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे में बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब आगे कहानी पढ़ने से पूर्व आप लोग निम्न कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कीजिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी के परिचय से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? दूसरा प्रश्न, यथार्थवाद हमें निराशावादी क्यों बना देता है? तीसरा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी किस पर जीत को प्रदर्शित करती है? चौथा प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। पांचवा प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र क्यों दे दिया? अब हम पढ़ते हैं कहानी नमक का दारोगा। कहानी इस प्रकार से है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। स्वाभाविक है, हमारे देश में नमक पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नमक का व्यवहार, उसका उत्पादन वगैरह सब लोगों के ऊपर ही निर्भर था। लोग स्वेच्छा से नमक का व्यापार करते थे।
लेकिन तत्कालीन अंग्रेज़ सरकार ने नमक कानून बनाया, लेकिन अधिकांश लोगों ने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। तो विवश होकर अंग्रेज़ सरकार ने इसके संबंध में एक विभाग बनाया जिसे नमक का विभाग कहा जाता था, और बहुत सारी उस विभाग में भर्तियां निकली। और यह विभाग इस प्रकार का था कि इसमें ऊपरी आमदनी काफ़ी थी, क्योंकि लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे, और इसमें इसके कर्मचारियों को बहुत अच्छा रिश्वत का पैसा मिल जाता था। जब कोई भी नया कानून बनता है तो उसको तोड़ने वाले भी तैयार रहते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, अर्थात खूब मज़े थे। इस पाठ में मुंशी जी ने बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया है। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख लो। प्रत्येक पिता नौकरी में जाते समय अपने बच्चे को कुछ न कुछ सीख जरूर देता है। उसी प्रकार मुंशी वंशीधर के पिता भी मुंशी वंशीधर को अपने अनुभवों के आधार पर कुछ शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। इस प्रकार से रिश्वत किस प्रकार से ली जाए यह भी तरीका एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था।
लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अर्थात इन पर जिनका कर्ज था वे नर्म पड़े और पड़ोसी एक स्वाभाविक जलन के कारण उनके हृदय में शूल उठने लगे। अब आगे एक दिन की घटना है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक बड़ा पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित तलोपी दीन की। फिर मुंशी जी पूछते हैं, कौन पंडित तलोपी दीन? तो वह उत्तर देता है, दातागंज के। अब मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित तलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। अब पंडित तलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित तलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लियाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए।
वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। यहाँ पर घाट के देवता का आशय उस स्थान की चौकीदारी करने वाले दरोगा से हैं। पंडित जी कहते हैं, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और इस प्रकार से मुंशी जी ने अपने जमादार को आदेश दिया पंडित जी को हथकड़ियाँ पहनाने का। आज हम इस अध्याय को इतना ही पढ़ेंगे और इस पर कुछ प्रश्न बनते हैं जिनके उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे? दूसरा प्रश्न है, किस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था? तीसरा प्रश्न है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यह कथन किसने, किससे व कब कहे? और चौथा और अंतिम प्रश्न है जो आपकी तर्क शक्ति पर आधारित है। नौकरी की तलाश में निकले मुंशी वंशीधर को उनके पिता ने जो उपदेश दिए उन पर अपने विचार लिखिए। ये 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कल हम पुनः अध्याय का शेष भाग पढ़ेंगे।